नमस्कार। मैं प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से पुनः एक बार आपके समक्ष एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय चेतना और लोकगीत, या यूँ कहें कि लोकगीतों में राष्ट्रीय चेतना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना क्या है इसकी बात करें। राष्ट्रीय चेतना से अभिप्राय है राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र संबंधी चेतना, राष्ट्र के प्रति चेतना, राष्ट्र के लोगों में चेतना आदि। राष्ट्रीय चेतना में चेतना शब्द जुड़ा है और चेतना का संबंध मन की सजगता, चैतन्यता, जागृति से है। इसका अर्थ समझ, बोध, जागरूकता, सजगता, सतर्कता, चैतन्यता इत्यादि हैं। नालंदा अद्यतन कोश के अनुसार इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं वह बुद्धि, मनोवृत्ति, ज्ञानात्मक मनोवृत्ति, ध्यान देना, सावधान होना, होश में आना आदि। संस्कृत हिंदी कोश में चेतन शब्द के जो अर्थ दिए गए हैं उनमें सजीव, संवेदनशील, सचेत प्राणी, मनुष्य, आत्मा, मन, परमात्मा, समझ, प्रज्ञा आदि सम्मिलित हैं। अतः राष्ट्रीय चेतना का संबंध स्वतः उस बोध से जुड़ता है जो राष्ट्र को लेकर हमारे मन में होता है। अपने राष्ट्र को जानना, उसकी परिस्थितियों को समझना, उसकी समस्याओं से अवगत होना, उसके अतीत का ज्ञान होना, वर्तमान की चुनौतियों का बोध होना, उसके प्रति अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना, राष्ट्रीय मन से जुड़ना या उसके साथ तालमेल बैठाना आदि इसके आयाम हैं। हम जिस राष्ट्र के निवासी हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारे भीतर जागृति, चैतन्यता का होना ही राष्ट्रीय चेतना है। अपने राष्ट्र के लोगों, उनकी परंपराओं, आस्थाओं, स्मृतियों, पूर्वजों, महापुरुषों इत्यादि के प्रति आस्था, सम्मान और रागात्मक संबंध का भाव मन में उदित होना भी हमारी राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत आता है और साहित्य के माध्यम से इसका प्रकटीकरण ही साहित्यकार की राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति है। सामान्यतः इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार समझे जा सकते हैं। आमतौर पर लोग राष्ट्रीय चेतना का मतलब सिर्फ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम यही मान करके और उसी तरह के विवरण देते हैं, लेकिन इसके थोड़े व्यापक आयाम हैं। तो कौन से प्रमुख और भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम जो 2-4 बिंदुओं की बात कर सकते हैं जो राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत आ सकते हैं। तो उनमें अगर हम देखें तो एक तो राष्ट्र के स्वरूप का ज्ञान और उससे रागात्मक लगाव, राष्ट्रीय स्मृति और संस्कृति का बोध, फिर एक बिंदु राष्ट्रीय परिस्थितियों से अवगत होना, और एक बात राष्ट्र के हित अहित की समझ, अगला राष्ट्रीय समकाल का बोध, फिर राष्ट्र की समस्याओं चुनौतियों का ज्ञान, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और अधिकार का बोध और राष्ट्रीय भावना से जुड़ाव। इन्हीं में कुछ अन्य बातें भी जोड़ी जा सकती हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, राष्ट्रीय भूमि और जन के प्रति श्रद्धा और आत्मीयता का भाव मन में रखना, राष्ट्रीय सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास करना, परमार्थ का भाव इत्यादि। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो बड़ी संख्या में हमारे कवियों, साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाने की कोशिश की है। सामान्यतः साहित्य के मुकाबले
लोक साहित्य को पिछड़ेपन का प्रतीक मान लिया जाता है, परंतु तथ्य ये है कि हमारा लोक साहित्य भी कई मायनों में साहित्य से पीछे नहीं है। राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से अनेक रचनाएं हमें वहाँ महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। अच्छी बात यह भी है कि बहुत सी रचनाएं हमें हिंदी ही नहीं अन्य भाषाओं बोलियों के लोक साहित्य में भी देखने को मिलती हैं। राष्ट्र शब्द के जहाँ तक प्रयोग की बात है तो ये हमको वेदों से ही देखने को मिलने लगता है। भारतीय राष्ट्र की परिभाषा भी बहुत व्यापक है और इसकी परिधि भी अत्यंत विस्तीर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप या बृहत्तर भारत के अंतर्गत तो एशिया का बहुत बड़ा भूभाग आता है। फिर भी देश की आज़ादी के बाद भौगोलिक और राजनीतिक रूप से जो भारत अभी हमारे पास है, उसके प्रत्येक क्षेत्र के प्रायः सभी भाषाओं के रचनाकार ही नहीं, लोक साहित्य के रचयिता भी अपने अपने प्रांतों के साथ ही देश के प्रति भी अपने लगाव को व्यक्त करते रहे हैं। हिंदी कविता में तो इस तरह के बहुत से भाव देखने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य के लोग हैं तो उन सबको पढ़ते जानते समझते ही हैं। भारत माता के काव्यात्मक स्वरूप का चित्रण करती हुई राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता की ये पंक्तियाँ भला किसको स्मरण नहीं होंगी। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं। उसी में वो आगे कहते हैं, करते करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। रोचक बात यह है कि इसी तरह के अनेक भाव लोकगीतों में भी पिरोए गए हैं और ये भाव हिंदी गीतों में ही नहीं, सुदूरस्थ प्रांतों की बोलियों तक में विद्यमान है। उदाहरण के लिए देखिए, अरुणाचल प्रदेश की एक तांगसा जनजाति है, उस समाज में गाया जाने वाला लोकगीत, कुछ मूल उसका प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर हिंदी भावार्थ भी बताऊँगा। भारत मोंगना अरुणाचल हारा हितंग खोंगती, तंगसा नोकते आदि निसी आपातानी खामती, एथी मोंगना तंगसा हारा हमोंग आसे वे तोंगी वो, मुकलोम लोंगचांग जुगली पांगसा साफो सावा तोंगी। भारत मोंगना अरुणाचल हारा हितेंग खोंगती, तंगसा नोकते आदि निसिया पतानी खामती। इसका भावार्थ है, भारत के विशाल भूभाग में अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ, जहाँ तांगसा नोकते आदि निसी अपातानी खामती जैसी जनजातियाँ विद्यमान हैं। इसी के अंतर्गत हम तंगसा जनजाति का एक विशाल क्षेत्र हैं जिनका तिरप नदी के ऊपरी क्षेत्रों में निवास स्थान है। तंगसा के अंतर्गत आने वाली हम सभी जनजातियाँ मुकलांग लोंगचांग जुगली पांगसा आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। भारत के विशाल भूभाग में अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। इसी बात को एक नागपुरी गीत में और भी अच्छे ढंग से कहा गया है, पिछले व्याख्यान में मैंने उसका उल्लेख भी किया था। भारत महाबड़कारी अंत परिजड़ झवरल डलिया, पाती पाती हमनी बसिया, हेकी आगे भारतीया, सागर धोबे गोड़ पहाड़ मुकुट मूड़, गंगा जमुना कतई पावन नदिया, हेकी आगे भारतीया। अर्थात भारत एक डाल है जिसके हम पत्ते हैं, सागर जिसके चरण पखारता है, गंगा यमुना जैसी पावन नदियाँ जिसका श्रृंगार है, बंगाल से गुजरात तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ रंग रंग की बोलियाँ जाति और धर्म हैं, जहाँ ज्ञान विज्ञान की अनुपम ज्योति जलती है, जहाँ महान नारी ने अवतार लिया, वह भारत भूमि सबकी माता है। ये नागपुरी गीत में राष्ट्रीय स्मृति तथा संस्कृति का बोध होना राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र के रूप में राजनीतिक दृष्टि से भले ही कभी हम एक होते रहे और कभी विभक्त रहे, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से एकत्व का भाव हमारे भीतर सदैव बना रहा।
राम और कृष्ण हमारी सांस्कृतिक धार्मिक चेतना के शाश्वत अंग हैं। रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का प्रभाव समूचे भारतीय साहित्य पर दिखाई देता है। ये प्रभाव सुदूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जनजातीय साहित्य तक में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश की मेंबा जनजाति के गीत को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें श्री राम का संदर्भ आया है। इस गीत में कहा गया है, लिंगे किने उंगे लिंगी ग्यासर गेवे यू, ग्यासर गेवे मैंने मिनेम छेक सा में मिंगे किने यूंबे मेंगे सिंग जांग एमा इन सिंग जांग एमा मैंने। मतलब कि श्री राम जैसा आदर्श व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है, क्योंकि ऐसे आदर्श व्यक्ति के बिना समाज अधूरा रह जाता है। जैसे आयुर्वेद के सभी पौधों में से सिंगजांग येमा नामक एक प्रमुख और खास पौधा होता है, इसके बिना बाकी पौधों का महत्व कम हो जाता है। इसी तरह के एक अन्य उदाहरण असम अरुणाचल की सीमा पर रहने वाली जनजाति मिसिंग के लोकगीत से द्रष्टव्य है, जिसमें पंचवटी का प्रसंग उद्धृत हुआ है। संकंगई मारे सब्र दुमसु सिदो रूबोम दरिला सितांगई कनोमो अरि बमला गिरकांगुक। भावार्थ यूँ है कि राम, लक्ष्मण, सीता सुंदरी के पंचवटी वन में रहते मारीच राक्षस मृग का रूप धारण कर सीता को हर कर ले गया। एक अन्य मिसिंग गीत में प्रेमी अपने प्रेम की दुहाई देने के लिए राधा कृष्ण का उल्लेख करता है। कहता है, कृष्ण तो ईश्वर थे, किंतु वे राधा को नहीं भूल सके। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। यही नहीं तो भारतीय मूल्य, दर्शन, संस्कार, आचार आदि भी सुदूरस्थ क्षेत्रों की बोलियों के लोकगीतों में किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से उदाहरण के रूप में अरुणाचल प्रदेश के एक जनजातीय निसी जनजाति के लोकगीत को देखें तो पाएंगे कि उसमें कैसे असतो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का भाव प्रकट हो रहा है। भावार्थ यूँ है, माँ देवी आप जीवन को सही राह दिखाएं जिससे जीवन उन्नति कर सके। माँ आप ही हमारा संबल हैं, आप ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और उससे जुड़े प्रमुख वीर बलिदानियों, आंदोलनकारियों की स्मृतियाँ भी साहित्य में अंकित होकर अमर अमिट हो गई हैं। लोकगीतों तक में ये स्मृतियाँ अक्षुण्ण हैं। हिंदी में असंख्य गीत इस तरह के उपलब्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के गीत में न सिर्फ 15 अगस्त सन 1947 को भारत को प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है, अपितु उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी का भी स्मरण किया गया है। या ये गांधी के यो बारो बाजी लो भारोत सदिन पावो नाम को, मतलब कि महात्मा गांधी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि हम सबको आज़ादी मिली है। हमें ये स्वाधीनता रात के 12 बजे प्राप्त हुई है। लोकगीत होते भले समाज की संपत्ति हैं और इनकी प्रस्तुति भले सामूहिक रूप में होती है, परंतु इनका भी रचयिता तो किसी न किसी समय उस समाज का कोई एक रचनाकार ही होता है। भले ही बाद में लोक निधि होने के उपरांत उस रचना के मूल स्वरूप में कुछ परिवर्तन होता चले। सामान्यतः मान लिया जाता है कि लोक साहित्य का रचयिता अज्ञात होता है। अज्ञात होता है इतना तो ठीक है, लेकिन रचयिता होता तो है कोई ना कोई। दूसरी बात कि लोक साहित्यकार भी काल समाज निरपेक्ष नहीं होता है। वह भी उन्हीं परिस्थितियों में जीता है जिनमें साहित्यकार, इसलिए वैसी अभिव्यक्तियाँ वहाँ भी प्राप्त हो जाती हैं जैसी कि साहित्य में हमको देखने को मिलती हैं। मतलब कि लोक साहित्य के समानांतर चलता है। अभिव्यक्ति थोड़े आगे पीछे हो सकती है, उसका ढंग अलग हो सकता है, पर जो कुछ प्राप्त होता है
उससे लोक की अपने देश, काल और परिस्थितियों के प्रति जागरूकता प्रकट होती है। देश के पराधीनता काल में भारतेंदु के कवियों की अनेकानेक रचनाएं तत्कालीन भारत की दुर्दशा का चित्रण करती हुई मिल जाती हैं, जिनसे हम अवगत हैं। स्वयं भारतेंदु जी की ही ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। अंग्रेज राज सुखसाज सबय अति भारी, पर धन विदेश चल जात यह है अति ख्वारी। अब इसी तरह के भावों को एक भोजपुरी लोकगीत में लोकगीतकार ने किस तरह से पिरोया है वह द्रष्टव्य है। गीत में गाया जाता है, हुए गैले कंगाल हो विदेशी तोरे रजवा में, हुए गैले कंगाल हो विदेशी तोरे रजवा में, सोनवा की थारी जहवा जेवना जेबत रहली, कठवा के डोकिया के हो गैल मुहाले। जहाँ कभी सोने की थालियों में भोजन किया जाता था, वहाँ काठ की डोकियाँ प्राप्त होनी मुश्किल हो गई हैं। भारत के लोग आज दाना बिनु तरसे भैया, लंदन के कुतबा उड़ावे माजा माल। भारत के लोग दाने दाने के लिए आज मोहताज हो गए हैं और लंदन के कुत्ते तक मजा माल उड़ा रहे हैं। आवें अशोक चंद्रगुप्त हमारे देश बा में, लोरबा बहाई देख तोहरो हवाल हो। ये पीड़ा, ये दर्द, ये जो समय हम काट रहे हैं, इसको अगर इतिहास से उठ कर के आज कहीं महान सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त जैसे लोग आ जाएं, तो इस दुर्दशा को देख करके भारत की, भारतवासियों की इस दुर्दशा को देख करके आंसू बहाएंगे। ये भाव लोकगीत में व्यक्त है। स्पष्ट तौर से देखें तो इस गीत में देश की अतीत की स्मृति भी है, देश की समकालीन दशा की चिंता भी है और देश के प्रति रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। अपने राष्ट्र के क्या हित में है और क्या अहित में, तथा उसके सामने कौन सी चुनौतियां या समस्याएं खड़ी हैं, इसका बोध भी राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत आता है। लोकगीत इस दृष्टि से भी पीछे नहीं है। भारत के पड़ोस में स्थित कौन से देश उसके शत्रु हैं और कौन मित्र, इसका बोध एक सुदूर अरुणाचल असम की जनजाति मिसिंग के लोकगीत में दिखाई देता है। इस लोकगीत में भारत के प्रति कुदृष्टि रखने वाले पाकिस्तान और चीन की बुरी नीयत पर प्रकाश डाला गया है और एक को पापी तथा दूसरे को अपराधी कहा गया है। पाप कानो पाकिस्तान सिंगावलामान सिनांगो, काश्मीर वो काकान्ना रदवम कुपो मोदनम। मतलब कि पापी पाकिस्तान और अपराधी चीन, ये दोनों शत्रु मिलकर कश्मीर को हड़पना चाहते हैं। इसी तरह से अपने प्रेम वर्णन के लिए एक प्रेमी जो राजनीतिक संदर्भ सामने लाता है, उससे देश और देश की समस्याओं के प्रति उसकी जागरूकता प्रकट होती है। गाता है अपने गीत में, भावार्थ है उसका, हे इंदिरा, आप इस सुंदर भारत में सुशासन करके देश को समृद्धि की ओर ले जाइए, और हे प्रिया, तुम इस सुंदर जवानी से भरपूर जीवन को सुरक्षित रखो। भारत में इंदिरा गांधी जैसे समर्थ नेता की आवश्यकता है और जीवन साथी के लिए भी प्रेमिका की जरूरत है। दिल्ली बहुत दूर है जहाँ इंदिरा गांधी रहकर भारतवासियों के दुख को भली भांति नहीं समझ सकती, और मेरा प्रेमी भी मुझसे दूर रहकर मेरी बातों को भली भांति नहीं समझता। हे इंदिरा, भारत में गड़बड़ी को आपने कैसे समझा, और हे प्रिय, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि नवयुवती का चरित्र गड़बड़ है। भारत की समस्याओं का चिंतन मनन करने से इंदिरा गांधी बीमार पड़ जाती हैं और अपने प्रेमी की समस्याओं का चिंतन मनन करने से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। प्रेमचंद ने साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मशाल कहा है। वास्तविकता तो ये है कि राजनीति ही नहीं, समय और समाज के आगे चलने वाली भी ज्योति है। नवयुगीन चेतना को पहचानने, उसकी आवश्यकता को समझने तथा उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में साहित्य ने सदैव अपनी भूमिका निभाई है। लोक साहित्य और उसमें भी विशेषकर लोकगीतों में भी ये चेतना प्राप्त होती है। आज़ादी के बाद देश के सभी नागरिकों के शिक्षित होने की आवश्यकता को महसूस करते हुए
अनेक प्रकार के कार्यक्रम शिक्षा और साक्षरता संबंधी चलाए गए। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी जैसे अनेक कार्यक्रम चले और चल रहे हैं। एक भोजपुरी लोकगीत में महिलाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता, उसकी जीवन में उपयोगिता आदि पर विचार करते हुए उन्हें बड़े रोचक ढंग से पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। देखें लोकगीत, चले सजनी हमनो पढ़ेला, खेतवा में दिन भर खुरपिया चलाएम, आके सिलेटवा पर पिलसन घुमाएम, और दुनिया जमाना के साथे बढ़ेला। हे सखी चलो हम भी पढ़ने चलें, हम भी पढ़ेंगे। दिन भर खेत में काम करेंगे, खुरपी चलाएंगे, और शाम को आकर के स्लेट पर पेंसिल चलाएंगे। दुनिया जमाना के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। और करिया अक्षर जब भैंसी न लगते, हमनी के कोई तब ठगवा न ठगते, सीख ले अपन अपन दस्तखत करेला, चले हे सजनी हमनो पढ़ेला। जब काले अक्षर भैंस के समान नहीं लगते, मतलब कि हम पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, तब हमको कोई ठग नहीं ठग पाएगा। हमने के कोई तब ठगवा ना ठगते, चलो कम से कम अपने अपने दस्तखत करना तो सीख लें अपन अपन दस्तखत। हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, हम दस्तखत लगाएंगे। और देखें मज़ेदार आगे, अपने से चिट्ठी लिखे के पढ़े के, बैंक पोस्ट ऑफिस में फार्म भरे के, वीडियो कलेक्टर से सलटम झमेला, चले सजनी हमनो पढ़ेला। अपने से हम अपनी चिट्ठी लिख पढ़ सकें, किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भैया हमारी चिट्ठी लिख दे। बैंक में पोस्ट ऑफिस में फॉर्म भरने के समय किसी से कहना नहीं पड़ेगा हमारा फॉर्म भर दो, खुद भर लेंगे। यहाँ तक कि कोई अधिकारी आता है तो उससे बात करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ता है कि कोई उसकी भाषा में बात कर ले। तो जब पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो अपने झमेले हम वीडियो से, कलेक्टर से खुद ही सुलझा लेंगे। किसी की फिर मीडिएटर के माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं रहेगी। अब देखिए इसी भावना से भरे हुए, कहाँ भोजपुरी क्षेत्र और कहाँ अरुणाचल, लेकिन एकदम मिलते जुलते भाव आपको दिखाई पड़ेंगे। इसी भावना से भरे हुए भाव अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के गीत में भी दिखते हैं, जिसमें अरुणाचली स्त्रियां कहती हैं, चलो हम सब चलते हैं यूमेपोरी माने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में, जहाँ रात में पढ़ाया जा रहा है। हम लोग भी कुछ लिख पढ़ सकेंगे, कम से कम चिट्ठी तो पढ़ना लिखना आ जाएगा। अपने से चिट्ठी लिखेंगे पढ़ेगा, और यहाँ पर कम से कम चिट्ठी तो लिखना पढ़ना आ जाएगा। अपना नाम तो लिखना सीख जाएंगे। कहते हैं अपने अपने दस्तखत करना सीखेंगे, या कहती हैं अपना नाम तो लिखना सीख जाएंगे, चलो हम सब पढ़ने चलें। ये राष्ट्रीय संवेदना से तालमेल का एक बेहतर उदाहरण है कि लगभग एक जैसे विचार हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित समाजों में व्यक्त किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अरुणाचली लड़की तो अपने को शिक्षा से वंचित रखने के लिए अपनी माँ को कोसती तक है। वो कहती है कि हे माँ, तुमने हमें कभी पढ़ने लिखने का अवसर नहीं दिया, हमारे हाथों में हमेशा खेती करने वाले औजार ही पकड़ाए। अगर कलम पकड़ाया होता तो हम भी आज अपने भाइयों की तरफ बड़ा अफसर बनते। और एक अन्य आदि गीत में लड़की और भी आक्रोशित स्वरों में कहती है, हमारी पागल माँ ने हमारे हाथ में सदैव इक अर्थात घास साफ करने वाला औजार ही पकड़ाया है। अगर इक के स्थान पर कलम पकड़ाती तो आज हम भी मैडम होते। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं और तदनुरूप समाज को भी बदलाव के लिए तैयार होना पड़ता है। अपने समय को समझना, राष्ट्र की आवश्यकताओं को समझना, उसके अनुसार अपनी भूमिका तय करना, यह राष्ट्रीय चेतना का ही एक आयाम है। बदले हुए समय में पारंपरिक जीवन शैली से काम चलने वाला नहीं, अपने को परिस्थितियों के अनुकूल तैयार करना होगा। इस दृष्टि से देखें एक मिसमी लोकगीत में व्यक्त संदेश को। मिसमी अरुणाचल की जनजाति है। इसमें कहा गया है, युवाओं को हर पल तैयार रहना चाहिए। अगर नागरिक अच्छे होंगे तो राष्ट्र भी अच्छा होगा। तो अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या करना है? युवाओं को हर पल तैयार रहना चाहिए, हर वक्त हाथों में दाव लेकर चलना चाहिए। दाव और कलम दोनों धारण करने चाहिए। समय की मांग है कि सिर्फ दाव से काम नहीं चलेगा। मेहनत कश होने के साथ साथ आपको शिक्षा भी
अपनानी पड़ेगी, शिक्षित भी होना पड़ेगा। इसी से अरुणाचल की प्रगति हो सकती है। अरुणाचल की युवतियों को, मैंने लड़के लड़की सभी पढ़ें, अरुणाचल की युवतियों को खाबात नामक हथियार लेकर चलना चाहिए। इसी से खोद खोद कर फसल उगाई जाएगी। नारियों को भी ज्ञानार्जन करना चाहिए, तब जन्मभूमि की प्रगति हो सकेगी। अरुणाचल प्रदेश की एक अन्य जनजाति नोक्ते के एक लोकगीत में भी युगानुकूल संदेश देने की कोशिश की गई है। स्वस्थ, सबल, सजग, समृद्ध, परिश्रमी और दुर्गुण रहित नागरिक ही देश की उन्नति प्रगति के सच्चे कर्णधार हो सकते हैं। व्यक्ति और राष्ट्र का भाग्य अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। इसलिए इस लोरी गीत में शिशु को संबोधित करते हुए भावना व्यक्त की गई है, क्या? तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम बड़े होकर अधिक से अधिक कृषि कार्य करो और अधिक अनाज उपजाओ। इससे तुम इतने अमीर हो जाओगे कि दूसरे गांव में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम अफीम नहीं खाना, यानी नशे से परहेज करना। राष्ट्र की आवश्यकता क्या है और उसको पूरा करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसकी समझ रखना भी राष्ट्रीय चेतना का ही भाग है। भारत में परिस्थिति विशेष में ऐसी अनेक प्रथाएं विकसित हो गई जो आज कुप्रथाओं की श्रेणी में आती हैं। ये हमारे विकास पथ की बाधाएं हैं। इस बात को लोकगीतकार ने भी समझा है और अपने लोकगीतों के माध्यम से आमजन को इनसे मुक्त होने की प्रेरणा भी दी है। पर्दा प्रथा भी एक ऐसी ही समस्या है। आज इससे मुक्ति का प्रयास महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। एक लोकगीत में बहू अपनी सास से इस प्रथा के प्रतिरोध में विचार व्यक्त कर रही है। वह कहती है कि मैं बार बार बाग में नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि वहाँ ससुर जी आते हैं और मुझे उनसे घूंघट काटना पड़ता है। मैं बार बार घूंघट नहीं काट सकती, इसलिए मुझे बाग में मत भेजो। इतना ही नहीं, एक अन्य हिंदी लोकगीत में तो पर्दे को जहालत का प्रतीक बताकर उससे मुक्त होने तथा जागरूक होने का इस